आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 को अध्ययन करेंगे। बिना किसी भूमिका के खनिज क्या होते हैं, कितने प्रकार की खनिज होती हैं, भारत में खनिज पेटिकाएं कितनी होती हैं, इन सारे विषयों पर बिना किसी चर्चा के इसके लिए एक अलग से वीडियो होगा। हम बात करेंगे आज का जो विषय है, आज की जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय खनिज नीति 1993, नेशनल मिनरल पॉलिसी 1993। आपको पता है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन मीन्स अगर कहें निजीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद उदारीकरण और भूमंडलीकरण के पश्चात 1993 में, हालांकि हम एलपीजी पे बात नहीं करेंगे, एलपीजी का एक अलग से टॉपिक लेके आएंगे। उदारीकरण क्या है, भूमंडलीकरण क्या है, वैश्वीकरण भी जिसे कहते हैं, उसके बाद निजीकरण क्या है, ठीक है। इन विषयों पे हम एलपीजी पर हम बात करेंगे। अभी का टॉपिक है वो मैं बता दूं आपको कि उदारीकरण और भूमंडलीकरण के पश्चात मीन्स लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद जो खनन उद्योग है उनको निजी क्षेत्रकों के लिए खोल दिया गया। मतलब एक तरीके से कहें तो प्राइवेटाइजेशन किया गया, निजीकरण जिसको कहते हैं, प्राइवेट कंपनियों को यानी कि निजी कंपनियों के हाथ सौंप दिया गया। आगे चल के हम बात करेंगे कि निजी कंपनियों को सौंपने से क्या कुछ हानि भी हो सकती है खनिज संपदाओं को। तो इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। पहला जो विषय है थोड़ा सा हम समझ ले, राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 के क्या क्या उद्देश्य थे, जरा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उदारीकरण तथा भूमंडलीकरण के पश्चात जो खनिज संपदा है, खनिज उद्योग हैं, जो मिनरल इंडस्ट्रीज हैं, उन सबको निजी क्षेत्रों के लिए बिल्कुल ओपन कर दिया गया, दरवाजा खोल दिया गया कि आए, यानी विदेशी भी आए और प्राइवेट कंपनियां भी आए और इस उद्योग से साथ जुड़ करके एक नई तकनीकी, उच्च तकनीकी यानी वैज्ञानिकी तकनीकी के आधार पर खनन यानी कि सर्वेक्षण और खनन का काम किया जाए। तो इस नई राष्ट्रीय खनिज नीति के क्या क्या उद्देश्य थे, जरा इस विषय में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला इसका जो उद्देश्य था वो सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा खनन था। क्या था इसमें, क्या लिखा था सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा खनन में, क्या था? यानी सीधे से बात समझ लीजिए कि सरकार जो है, सरकार देश की खनिज संपदा के खोज व सर्वेक्षण जारी रखेगी। जहां पर, बात को ध्यान से सुनिए, सरकार जो है देश की खनिज संपदा के खोज व सर्वेक्षण को जारी रखेगी। जहां कुछ मुख्य खनिजों, यानी किस प्रकार के खनिजों की बात की जा रही है इसको हम आगे पढ़ेंगे, जहां कुछ खनिजों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा, यानी कुछ खनिजों के खोज, अनुसंधान, कार्यक्षम प्रयोग, समझ रहे ना, इन विषयों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो उसमें किस प्रकार के खनिज आते हैं, यानी सरकार किन खनिजों पर विशेष बल देने की बात कर रही है। तो पहला, सामरिक महत्व के खनिज। अब थोड़ा सा सामरिक जो शब्द है वो नया लग रहा होगा, हालांकि नया नहीं है,
अगर मैं आपसे कहूं सामरिक समाचार, तो सामरिक का मतलब ही सीधे होता है युद्ध से संबंधित। सामरिक का मतलब होता है युद्ध से संबंधित। समर, समर मीन्स क्या होता है? युद्ध। तो सामरिक का मतलब होता है युद्ध से संबंधित। सामरिक समाचार में युद्ध से संबंधित समाचार। तो सामरिक महत्व के खनिज मीन्स ऐसे खनिज जो युद्ध से संबंधित हैं, जिनका प्रयोग हम लोग युद्ध, जैसे युद्धक विमान बनाने में, है ना, हमें जो भी मतलब कि युद्धक क्षेत्र में जो खनिज उपयोग किए जाते हैं, सामरिक क्षेत्र में जो खनिज उपयोग किए जाते हैं, जिनसे हम युद्धक विमान बनाते हैं, जो भी चीजें बनाते हैं युद्ध करने के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, यानी कि ऐसे खनिजों पर सरकार ने विशेष बल दिया, इसके खोज व सर्वेक्षण के लिए, सर्वे के लिए। इसके बाद एक दूसरे प्रकार की खनिज की बात होती है कि ऐसे खनिज जिसके उत्पादन जो है, जिसका जो उत्पादन है, उत्पादन में हमारा भारत बहुत पिछड़ा है। यानी सीधे सीधे ये दुर्लभ खनिजों की बात की जा रही है। क्योंकि समुचित संसाधन न होने के कारण हम दुर्लभ खनिज हमारे पास हैं, हमारे यहां है और बहुत मात्रा में है, लेकिन हम दुर्लभ खनिजों को समुचित संसाधन न होने के कारण हम उसका खनन नहीं कर पाते हैं, हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते। तो ऐसे खनिजों की बात उन्होंने किया सरकार के द्वारा, मतलब कि ऐसे खनिजों पर विशेष ध्यान दिया गया 1993 के नई राष्ट्रीय खनिज नीति में। यानी कि जो सामरिक क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले थे, जो जिनका उत्पादन में हमारा भारत बहुत पिछड़ा था, बहुत कम मात्रा में, मतलब कि हम बहुत पीछे थे ऐसे खनिजों के उत्पादन में। इसके बाद ऐसे खनिज जो इलेक्ट्रॉनिकी या उच्च तकनीकी उद्योगों में जो काम आते हैं, जैसे एक चिप बनाने में सिलिकॉन काम आता है। तो ऐसे खनिजों को आगे आपको बताया जाएगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, डोलामाइट, लिमोटाइट, ये सारे खनिज हैं और सारे खनिजों के बारे में आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है, दूसरे वीडियो में। तो इसका ये इलेक्ट्रॉनिकी और उच्च तकनीकी उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले खनिजों के लगातार खनन व उसकी आपूर्ति पर इन्होंने जोर दिया। अब उसके बाद जो इसका दूसरा उद्देश्य था, जो नई राष्ट्रीय खनिज नीति का दूसरा उद्देश्य था, वो था कि उद्योगों को निरंतर खनिजों की आपूर्ति मीन्स की रेगुलर सप्लाई ऑफ द मिनरल्स टू द इंडस्ट्रीज। यानी इंडस्ट्रीज को, जो उद्योग हैं, जो खनिज उद्योग है, उसको लगातार मतलब खनिजों की आपूर्ति होती रहे, जिससे कि किसी भी प्रकार की जो उत्पाद बन रहे हैं, उस उत्पादन में किसी प्रकार की कोई कमी न आए। तो इस प्रकार से सरकार जो है उद्योगों को निरंतर आपूर्ति के लिए उत्साहित करती है, खनिजों के खनन व सर्वेक्षण के लिए। यानी कि हम अगर कहें तो औद्योगिक राष्ट्रीय व सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय व सामरिक महत्वों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक उत्पादन के लिए खनिजों की आपूर्ति निरंतर जारी रहनी चाहिए, इस बात पर जोर दिया जाता है। यानी उत्पादन लगातार होता रहे, उत्पादन की निरंतरता तभी बनी रहेगी जब यहां खनिजों की खनन व सर्वेक्षण की निरंतरता बनी रहेगी। यानी जब हमारे पास वस्तुएं होंगी, हमारे पास सामग्रियां होंगी,
तभी तो हम उससे किसी भी चीज को तैयार कर सकते हैं। हमारे पास कच्चा माल नहीं है, रॉ मटेरियल्स नहीं है, हम कैसे किसी पक्की वस्तुओं को बना सकते हैं। तो यहां पर बड़ी ही अच्छी मतलब चीज है कि औद्योगिक उत्पादन की निरंतरता बनी रहे, यानी उत्पादन में, खनिज उद्योगों में खनिजों से बनने वाली चीजों का उत्पादन की निरंतरता बनी रहे। इस विषय पर यह मतलब कि नई राष्ट्रीय नीति यानी जो राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 जोर दिया। इसके बाद इसी में दूसरी बात क्या कही जाती है कि खनिजों की खोज, ध्यान से सुनिएगा, खनिजों की खोज व आपूर्ति वर्तमान की आवश्यकताओं, खनिजों की खोज व आपूर्ति वर्तमान की आवश्यकताओं व भविष्य के लिए भी संरक्षित किया जाए। मतलब सस्टेनेबल, क्या बोलते हैं उसको, एक शब्द आता है, एक जब अंग्रेज थे हम लोगों के, तो हमारे यहाँ जो इकोनॉमिकल पोजीशन थे, इकोनॉमिकल जो हम लोग अर्थव्यवस्था थी हम लोगों की उस समय की जीने योग्य एक भंडार अर्थव्यवस्था, ये भंडार की बात की जा रही है, स्टोर करने की बात की जा रही है। यानी खनन व सर्वेक्षण हो तो इस प्रकार से खनन व सर्वेक्षण हो कि वर्तमान की आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो और भविष्य में अगर उसकी जरूरत हो तो उसको कहीं स्टोर करके रखा जाए, जरूरत के अनुसार उसका प्रयोग किया जाए, उपयोग किया जाए। यानी कि वर्तमान की आवश्यकताओं व भविष्य की आवश्यकताओं दोनों को ही मतलब कि एक साथ लेकर के चला जाए। इस प्रकार से खनिजों की खनन व संरक्षण हो। उसके बाद खनिजों को संसाधित करने का तात्पर्य क्या है? खनिजों को संसाधित करने का अगर हम बात करें तो खनिज चूंकि बहुत ही मूल्यवान संसाधन है, तो जो देश के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत जरूरी है, देश के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत जरूरी है। तो जब देश के ये आर्थिक विकास के लिए अत्यंत जरूरी है, यद्यपि वे गैर नवीकरणीय है, उसके बावजूद भी ये भूगर्भिक काल में बहुत ही कम अवधि में, भूगर्भिक काल में इसका मतलब खनन वो नहीं हो पाता है। कई दुर्लभ मृदा धातुएं हैं, दुर्लभ मृदा खनिजें हैं जिसका हम खनन नहीं कर पाते हैं। तो हमें इसको संसाधित करना बड़ी जरूरी होता है। मतलब इसका उपभोग, सीधी सी बात अगर समझें, यानी संसाधन व उपभोग का कार्यक्षम उपयोग होना चाहिए, ये कहने का तात्पर्य है। यानी कि उपलब्ध खनिजों, सीधी सी बात अगर एक लाइन में कहें कि खनिजों को संसाधित करने का मतलब है कि उपलब्ध खनिजों को विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। यानी जो हमारे पास खनिज उपलब्ध हैं, उन उपलब्ध खनिजों को हमें विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। सीधी सी बात है, विवेकपूर्ण उपयोग का मतलब कि हमें उतना ही उपभोग करना चाहिए जितनी हमें जरूरत है। ठीक है। उसके बाद तीसरी जो बात होती है वो खनिजों के संरक्षण की बात होती है। सीधी सी अगर बात है, खनिजों को संसाधित करने का तात्पर्य मतलब खनिजों को संरक्षित करने की बात किया जा रहा है, यानी विवेकपूर्ण ढंग से उसका उपयोग करने की बात की जा रही है। उसके बाद इसी में जो बात कहा जाता है, यानी कि जो खनन व सर्वेक्षण हो रहा है खनिजों की, तो खनिजों की खनन व सर्वेक्षण जो हो वो वैज्ञानिकी तकनीकी पर हो। यानी जो वैज्ञानिकी तकनीकी है, जो वैज्ञानिकी पद्धति है, वो वैज्ञानिकी पद्धति से इसकी खनन व सर्वेक्षण हो। चूंकि वो एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड होता है, तो इसका जो है वैज्ञानिकी तकनीकी पर, यानी कि वैज्ञानिकी पद्धति से इसका खनन व सर्वेक्षण हो, जिससे कि वर्तमान की आवश्यकताओं की भी इससे पूर्ति हो और भविष्य में भी इसको, भविष्य के लिए भी इसको संरक्षित करके रखा जाए और वर्तमान में इसको संसाधित रूप से प्रयोग किया जाए। यानी कहने का सीधा मतलब है कि इसका हम उपयोग, खनन, संसाधन व उपभोग बहुत ही सही ढंग से करें, वैज्ञानिकी तरीके से करें। खनन, संसाधन
व उपभोग, तीन शब्द खनन, संसाधन व उपभोग, तीनों ही वैज्ञानिकी दृष्टिकोण को लेकर के करें, वैज्ञानिकी तकनीकी पर करें। इसके बाद जो तीसरी बात आती है विदेशी निवेश की आती है। विदेशी निवेश की आती है, चूंकि हम पहले भी बताए, पहले ही जो था सामरिक महत्व के खनिज, कुछ ऐसे भी खनिज थे जो हमारे यहां तो उपलब्ध हैं, लेकिन समुचित संसाधन की कमी की वजह से हम उसका खनन व सर्वेक्षण नहीं कर पाते हैं। तो हम विदेशी इक्विटी को आमंत्रित करते हैं। विदेशी इक्विटी माने विदेशी शेयर आए, शेयर करें उच्च मूल्य पर, मतलब कि हम लोग विदेशी इक्विटी को आमंत्रित करते हैं कि वो अपनी नई नई तकनीकी से, वैज्ञानिकी तकनीक, नई नई टेक्निक से, नई नई मशीनों के माध्यम से आए और मतलब कि अच्छे से खनन व सर्वेक्षण करें वैज्ञानिकी तकनीकी के आधार पर। ये विदेशी निवेश को भी हमने वो किया, विदेशी यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। इसके बाद इसमें हमने बात किया प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव पर रोक। भाई देखिए, जब हम खनिजों का खनन करेंगे तो वहां जीव जंतु भी होंगे, तो उस पर तो प्रभाव पड़ेगा ना, वहां की जैव विविधता पर प्रभाव पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी पर प्रभाव पड़ेगा, तो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रभाव को, प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए, यानी चेक ऑन एडवर्स इन्वायरमेंटल इफेक्ट, इसको इंग्लिश में बोलेंगे चेक ऑन एडवर्स इन्वायरमेंटल इफेक्ट, इसको कम करने के लिए, यानी प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए, यानी कि खनन व सर्वेक्षण से, खनिजों के खनन व सर्वेक्षण से पर्यावरण पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसके लिए हमें क्या करना है? इसको कम करने के लिए हमें तरीकों को ढूंढना है, कुछ वैज्ञानिकी आधार ढूंढना है, कुछ वैज्ञानिकी तकनीकी ढूंढना है, जिसके द्वारा हम इसके प्रतिकूल प्रभाव को क्या कर सकते हैं? कम कर सके। इसके लिए सामाजिकी जो वानिकी खनन है, सामाजिक वानिकी खनन जो है, उसको इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए। अधिक से अधिक हमें पेड़ पौधों को लगाएं हम। इसके बाद अनुसंधान को लगातार प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। इसी में बात किया गया कि रिसर्च को लगातार प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। ऐसा न हो कि हमने एक ही खोज कर दिया तो हम उसी में, हम ऐसा लग रहा है कि आसमां हमने छू लिया, अब इसके बाद कुछ नहीं है। अरे ए के बाद बी भी होता है, ए के बाद बी के बाद सी खोज हुई। इसी प्रकार से हम किसी एक खनिज को खोज कर वहीं तक न रुक जाएं, हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। यानी अनुसंधान को प्रोत्साहन करना चाहिए। अनुसंधान को प्रोत्साहन करने के लिए निश्चिततः खर्च लगेगा, इसमें कुछ पूंजी लगेगी, कैपिटल्स लगेंगे, तो कैपिटल्स का मुहैया कराना चाहिए, जिससे कि अनुसंधान में किसी प्रकार का कोई बाधा न आए। अनुसंधान को प्रोत्साहित करने हेतु करना चाहिए। इसमें इस विषय में बात किया गया राष्ट्रीय खनिज निधि में। लेकिन अब थोड़ा सा देखें, ये राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 के बाद एक राष्ट्रीय खनिज नीति और आया, जिसमें राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 का विनियमन किया गया। राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 आखिर क्यों आया? आखिर पुनः इस राष्ट्रीय खनिज नीति का विनियमन क्यों? राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 का विनियमन क्यों? इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? आखिर यह क्यों अप्रभावशाली हो गया? जिस समय यह बना होगा उस समय तो यह हीरो होगा। यह नीति जो है खनिजों के लिए, खनिज के लिए बहुत ही मतलब कि अच्छा होगा, प्रभावशाली होगा, कार्यशाली होगा। लेकिन
जैसे जैसे समय बढ़ा, समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ, लोगों के विचारधाराएं बदली, तकनीकी बदली, बहुत सारी चीजें परिवर्तित हुई। तो इस कारण मतलब इसमें परिवर्तन हुआ, और वो परिवर्तन जो है क्या है, देखिए होता क्या है कि सरकार का नियंत्रण तो कम हुआ। ये देखिए, आप इतना मैंने जो बताया, इसमें निजी क्षेत्रों को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। यानी निजी क्षेत्रों के हाथ में उदारीकरण और भूमंडलीकरण के बाद मतलब निजी क्षेत्र को मतलब कि सीधे सीधे निजी क्षेत्र को खोल दिया गया खनिज उद्योगों के लिए। यहां पर सीधे से अगर बात हम कर ले एक लाइन में, सरकार का नियंत्रण कम हो जाएगा। और जब सरकार का नियंत्रण कम हो जाएगा, क्योंकि निजी क्षेत्रों को सौंप दिया गया, तो जब निजी क्षेत्रों को सौंप देंगे तो उसमें सरकार का नियंत्रण कम हो जाएगा। जब सरकार का नियंत्रण कम हो जाएगा तो जो निजी कंपनियां हैं वो अपना मनमानी हरकत करेंगी। तो मनमानी हरकत करेंगी तो ऐसी स्थितियों में होगा क्या, ऐसी स्थितियों में ये मनमानी हरकतें करेंगी तो खनिज संपदा पर प्रभाव पड़ेगा, खनिज संपदा का वास होगा, उसका सही ढंग से संरक्षण नहीं हो पाएगा, खनिज संपदा का वास होगा। निजी कंपनियों के प्रवेश से स्थिति कुछ इस प्रकार की बन जाएगी कि हमारी खनिज संपदा का वास होगा। इसी विषयों पर विचार करके सरकार ने पुनः एक कदम उठाया और 2019 में नई राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 का निर्माण किया। ये रहा राष्ट्रीय खनिज नीति 1993। अगले वीडियो में 2019 राष्ट्रीय खनिज नीति क्या है, खनिज क्या होते हैं, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, अयस्क क्या होते हैं, उस विषय में हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।